आइए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। तो आज हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। और दोस्तों, डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनका जो क्रम रहेगा, इनका जो सीक्वेंस है, वो मैं आप लोगों को ML अग्रवाल से बता रहा हूँ। ठीक है ना। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कहने का मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर उस तरह से नहीं लिखूँगा, केवल आप लोगों को उन्हें एक्सप्लेन करूँगा और बुक से मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पढ़ता जाऊँगा। तो उसी ऑर्डर में आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ अपनी फेयर कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेनी है, उनको समझना है, उनको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। और फिर हम लोग उनको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। उसके लिए आप इसके सारे एग्जाम्पल लगाओ ML अग्रवाल से, और मैं भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस वीडियो के थ्रू देता रहूँगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो डे बाय डे और भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना। आइए हम लोग यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और इन प्रॉपर्टीज को मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। उसको तरह आप लोग ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चंस में उनको हम लोग जब अप्लाई करेंगे तब हम लोगों की डे बाय डे उसमें और भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आइए ML अग्रवाल से मैं पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या लिखते हैं? इफ़ ईच एलिमेंट इन अ रो और इन ए कॉलम of a determinant is 0, then the value of the determinant is 0। क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हो गया, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसकी एक रो के या उसके एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ऐसे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो के या किसी भी एक कॉलम के अगर सभी एलिमेंट 0 हैं तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेकेंड रो के सभी एलिमेंट 0 हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 0 होगी। ठीक है। आइए अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2 की। चलिए मैं पढ़ता हूँ। इफ़ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। क्या मतलब हुआ? तो आइए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 2 की। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, देखिएगा ABC, और यहाँ पर हो गया चलिए 0 D E, और यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर F। तो ये वाला जो डायगोनल है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि अगर इस प्रिंसिपल डायगोनल के एक तरफ के, यानी कि इसके या तो नीचे की तरफ के या फिर इसके ऊपर की तरफ के अगर सारे एलिमेंट 0 हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि प्रिंसिपल डायगोनल से जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर 0 हैं। अगर ऐसा है तो हमसे कहा जा रहा है कि उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर A इंटू D इंटू F। इसकी वैल्यू यहाँ पर बनेगी आकर के A इंटू D इंटू F। ठीक है ना। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते थे, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो आप लोगों को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही मिल जाएगी। यहीं पर एक थोड़ी सी आपको बात मैं अलग से और समझा दूँ। कहने का मतलब हमारे पास अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो हम लोग उसको अक्सर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। AIJ का मतलब होता है जनरल एलिमेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, और AIJ में
आई यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। दैट मीन्स दिस इज द एलिमेंट ऑफ आईथ रो एंड जेथ कॉलम। यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट के बारे में या कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वहाँ पर अगर आप रो और कॉलम का नंबर देखोगे तो आपको वो सेम मिलेगा। जैसे ये वाला एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ये वाला एलिमेंट है सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, और ये वाला जो एलिमेंट आप लोग देख रहे हो ये यहाँ पर है थर्ड रो और थर्ड कॉलम में। और उसी जगह पर जब मेन डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट हैं आप देखोगे, मेन डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट होते हैं उनमें हमेशा आप यहाँ पर पाओगे i इज ग्रेटर दैन j। कहने का मतलब रो का नंबर ज़्यादा होगा और कॉलम का नंबर कम होगा। जैसे ये वाला एलिमेंट सेकेंड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में, ये वाला एलिमेंट कहाँ पर है थर्ड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में, ये वाला एलिमेंट है थर्ड रो में लेकिन सेकेंड कॉलम में। और यहीं पर आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि मेन डायगोनल से जो ऊपर के एलिमेंट होते हैं वहाँ पर हमेशा i लेस देन j रहेगा। और यहीं पर जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं तो उनमें आप लोग कह सकते हो i इज ऑलवेज इक्वल टू j। कहने का मतलब नंबर ऑफ द रो एंड द नंबर ऑफ द कॉलम इज सेम। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से सुन लो। प्रॉपर्टी नंबर 2 में कहा गया है मेन डायगोनल से एक तरफ के एलिमेंट, कहने का मतलब या तो उधर के एलिमेंट जहाँ पर i ग्रेटर दैन j है या फिर उधर के एलिमेंट जहाँ पर i लेस दैन j है, ठीक है ना। या फिर हम लोग इसको कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल, या फिर हम लोग बोल देते हैं द एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल। तो अगर एक तरफ के एलिमेंट्स 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेन डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 पर डिस्कशन हुआ। आइए हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 की। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 मैं आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। क्या मतलब हो गया, अगर हम लोग किसी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, जैसे मैट्रिक्स में आप लोग पढ़ते हैं ना कि अगर कोई मैट्रिक्स है हम उसको ट्रांसपोज कर दें। ट्रांसपोज करने का मतलब रो के एलिमेंट एक प्रकार से कॉलम में आ गए और कॉलम के एलिमेंट रो में आ गए। तो कहा तरह डिटर्मिनेंट में अगर हम ऐसा करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे, आइए जैसे सपोज कीजिए एक डिटर्मिनेंट है आपके पास ABC DEF GHI, ठीक है ना। अब यहीं पर चलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इसका नाम बदल दूँ, चलो A1 कर दिया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, रो के जो एलिमेंट हैं उन्हें कॉलम में ले आओ, तो ये बन जाएगा ऐसे ABC, फिर यहाँ पर हो गया DEF और यहाँ पर आ जाएगा GHI। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा, आप इस डिटर्मिनेंट को R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो या इसको एक्सपेंड करो, आप देखोगे दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यूज यहाँ पर सेम आएगी। तो रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब मैं यहाँ पर बात करूँगा प्रॉपर्टी नंबर 4 की। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी बुक से मैं पढ़ रहा हूँ। इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस बाई माइनस साइन ओनली। क्या मतलब हुआ इस बात का। प्रॉपर्टी नंबर 4 ए से डिनोट कर दो, या डेल्टा से भी हम लोग कर देते हैं डिटर्मिनेंट को डिनोट। सपोज कीजिए ABC DEF और GHI ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। हमसे कहा जा रहा है किन्हीं भी दो रो को या फिर किन्हीं भी 2 कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं
तो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कहने का मतलब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ, चेंज होगा यहाँ पर केवल माइनस साइन में। सपोज कीजिए हम यहाँ पर R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर लें। हमने क्या कहा? ऑन इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। क्या लिखा हुआ है? ऑन इंटरचेंजिंग R1 एंड R2 नहीं, चलिए R3 कह देता हूँ। हाँ, तो ऑन इंटरचेंजिंग R1 एंड R3, अगर हम लोग यहाँ पर R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज करें तो आप लोग यहाँ पर देखोगे इसकी जो वैल्यू है वो नहीं चेंज होगी, यहाँ पर केवल निगेटिव साइन आ जाएगा। कैसे? GHI, फिर यहाँ पर है DEF और यहाँ पर है ABC। कहने का मतलब अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 50 थी तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी -50। कहने का मतलब उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वहाँ पर चेंज होगा केवल माइनस साइन, मतलब साइन चेंज हो गया। अगर ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। प्रॉपर्टी नंबर 5, आइए मैं आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ। इफ़ टू पैरेलल लाइंस, रोज और कॉलम्स, मतलब पैरेलल लाइंस का मतलब रो और कॉलम, भाई रो भी पैरेलल लाइंस या कॉलम भी पैरेलल लाइंस। इफ़ टू पैरेलल लाइंस, दैट मीन्स आइदर रो और कॉलम्स of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0। क्या मतलब हुआ? ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है दोस्तों। ये देखिएगा, सपोज कीजिए ABC DEF ABC, ठीक है ना? क्या कहा गया? तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में यहाँ पर बताया गया है अगर कोई भी दो रो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर R1 और R3 आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब ये दोनों रो के जो एलिमेंट हैं वो बिल्कुल सेम है, ABC। तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर बिल्कुल आपस में आइडेंटिकल हैं तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर जो होगी वो 0 होगी। ठीक है ना? तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल हैं, यानी कि उनके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। दोस्तों अभी आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में एक चीज़ आएगी, मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग k का मल्टीप्लिकेशन कर लें ऐसे, तब भी इसकी वैल्यू 0 ही होगी। कहने का मतलब किन्हीं भी दो रो के एलिमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक रो के एलिमेंट दूसरी रो के एलिमेंट के मल्टीपल हैं। जैसे यहाँ पर k टाइम्स हो गया ना, k मतलब k का मतलब यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है तब भी यहाँ पर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 ही होगी। ठीक है ना? और ऐसा कैसे, अभी आगे आने वाली प्रॉपर्टी में आपको पता चल जाएगा। तो आइए दोस्तों, ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। एक बात यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा, आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ रहे हो अपनी फेयर कॉपी में इनको नोट कर लो और इनको इन्हीं ऑर्डर से याद रखो। आप कहोगे ऑर्डर से क्या फ़र्क पड़ता है? दरअसल मैंने कई किताबों में भी इस बात को पढ़ा हुआ है, कोई भी चीज़ अगर आपको याद रखनी है तो वहाँ पर एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पर आप ऑर्डर का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर वो चीज़ें आप लोगों को बहुत समय तक याद नहीं रह पाएंगी। तो कहने का मतलब ऑर्डर की एक इम्पॉर्टेंस होती है चीज़ों को ध्यान रखने के लिए, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है ना? तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 की मैं बात करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर वही जो के वाली बात अभी थी वो यहाँ पर आपको इस प्रॉपर्टी में भी देखने को नज़र आएगी। उसका मतलब क्या था अभी समझेंगे। आइए मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम of a determinant is multiplied by the same number k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। तो प्रॉपर्टी नंबर 6
मैं थोड़ा सा आपको इसको दूसरे अंदाज में समझाने का प्रयास करूँगा। सपोज कीजिए एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ पर लिखा हुआ है के डी के ई के एफ, ठीक है ना, और जी एच आई ऐसे। तो इस प्रॉपर्टी नंबर 6 में दरअसल ये कहा गया है कि जब हम लोग यहाँ पर, जैसे आप सेकेंड रो देख रहे हो, सभी में यहाँ पर के है, तो अगर हम लोग यहाँ पर के को कॉमन ले लें, ठीक है ना, तो यहाँ पर बन जाएगा ए बी सी, ये आ जाएगा डी ई एफ, और ये बनेगा करके जी एच आई। ये देखिए, यानी कि थोड़ा सा इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स में क्या होता है, जब लोग मैट्रिक्स में कॉमन लेते हैं तो पूरी मैट्रिक्स से लिया जाता है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट में हम लोग कॉमन लेते हैं तो हम लोग लेंगे या तो एक रो से कॉमन या फिर एक कॉलम से। तो डिटर्मिनेंट में जो कॉमन लिया जाता है वो एक रो से या एक कॉलम से आएगा, और मैट्रिक्स में जो कॉमन लिया जाता है वो लिया जाता है पूरी मैट्रिक्स से। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वही जो मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की भी बात कर रहा था, आप याद कीजिए, वहाँ पर मैंने तीनों में के लिखा हुआ था ना। तो अगर हम लोग R3 से के कॉमन निकाल लें तो आप देखोगे R1 और R3 फिर आपस में सेम हो जाएंगे, और तब वहाँ पर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। आइए अब मैं बात करूँगा प्रॉपर्टी नंबर 7 की। हाँ, तो आपकी बुक से मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ रहा हूँ। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants whose other row or column are not altered। क्या मतलब हुआ, देखिएगा। सपोज कीजिए कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास कुछ ऐसे, ए प्लस बी सी डी, ई प्लस एफ जी एच, आई प्लस जे के एल, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह बताया गया है, जैसे आप C1 की बात कर रहे हो, तो C1 में हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पर देखिएगा 2 एलिमेंट के समेसन के रूप में है। तो हम लोग यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को 2 पार्ट में अलग अलग लिख सकते हैं, एज द सम ऑफ द 2 डिटर्मिनेंट्स, एज द सम ऑफ द 2 डिटर्मिनेंट्स। जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है उसके फर्स्ट कॉलम में आप इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट लिख दो, ऐसे ए ई आई, और जो सेकेंड और थर्ड कॉलम है उसमें यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड और थर्ड कॉलम जो होता है उसमें यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा। इसी प्रकार से जो सेकेंड वाले एलिमेंट थे, दैट मीन्स बी एफ जे, वो यहाँ पर आ जाएंगे, और ये हो जाएगा सी जी के, और ये हो गया डी एच एल, ठीक है ना। तो C1 के जो एलिमेंट थे, अगर वो 2 एलिमेंट के समेसन के फॉर्म में है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट लेकर के आपने पहला डिटर्मिनेंट बनाया, और सेकंड एलिमेंट लेकर के आपने दूसरा डिटर्मिनेंट बनाया। अच्छा, जो बात यहाँ पर C1 में थी वो बात C2 या C3 में भी हो सकती है, तब भी आप लोग इसी तरह से 2 डिटर्मिनेंट के समेसन के रूप में इस डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए, ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। आइए मैं बात करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 8 की। इसको आप डबल टिक कर लीजिएगा, ये बहुत ही मेन प्रॉपर्टी है जिसका लगभग हर क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 8। माय डियर फ्रेंड्स, आइए प्रॉपर्टी नंबर 8 मैं इसको पढ़ता हूँ। इफ़ to each element of a row or a column of the determinant be added, the equimultiples of the corresponding elements of one or more rows or columns, the value of the determinant remains unchanged. The value of the determinant remains
अनचेंज्ड। क्या मतलब हुआ, ज़रा देखिएगा। सपोज कीजिए एक डिटर्मिनेंट है आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है किसी भी रो को किसी भी रो में हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। इसी प्रकार से किसी भी कॉलम में किसी भी कॉलम को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कितनी बार ऐड कर सकते हैं, चाहे जितनी बार कर लो। उसी को एक शब्द यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था, एडेड द इक्यू मल्टीपल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इक्यू मल्टीपल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब हो गया एक रो के कितना भी मल्टीपल। कहने का मतलब हम लोग एक रो में दूसरी रो को 2 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, 3 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, 4 टाइम्स ऐड कर सकते हैं। चाहे कितनी बार भी ऐड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा समझा रहा हूँ, लिखने का तरीका ये देखिए। जैसे मैंने लिख दिया ये चीज़, इसका मतलब क्या हुआ, R1 इज़ गोइंग टू बी R1 + 2R3। कहने का मतलब हम लोग R3 का 2 टाइम्स R1 में ऐड करेंगे। फिर देख लो फ़र्क किस में पड़ेगा, R1 में। R3 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लिखने का ढंग भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। फ़र्क पड़ेगा कहाँ पर, R1 में। हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग R1 में R3 का 2 टाइम्स ऐड करेंगे। हाँ, तो क्या होगा देखना ज़रा, इसका 2 टाइम्स यहाँ पर ऐड कीजिए तो ये बनेगा A + 2G, फिर यहाँ पर हो जाएगा B + 2H और ये आएगा C + 2I। यहाँ पर है D E F और ये हो गया G H I। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा क्या था, लिखा यहाँ पर था अनचेंज्ड। अनचेंज्ड का मतलब ये हुआ इस डिटर्मिनेंट में और इस डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं होगा। अब आप कहोगे अरे देखने में तो फ़र्क पड़ गया। देखने में आप देखोगे तो यहाँ के एलिमेंट्स चेंज ज़रूर हो गए, लेकिन अगर हम वास्तव में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें या फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो आप देखोगे दोनों की वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं होगा और दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम ही निकल करके आएगी। तो एक बार फिर सुन लो प्रॉपर्टी नंबर 8 को। क्या मतलब है, किसी भी रो में किसी भी रो को कितनी भी बार आप ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही बात कॉलम के लिए भी, किसी भी कॉलम में किसी भी कॉलम को कितनी बार भी ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8। आइए अब मैं बात करूंगा यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 9 की। अच्छा, आपकी बुक में प्रॉपर्टी नंबर 9 यहाँ पर जो लिखी हुई है इसको मैं 2 पार्ट में करके दिखाऊंगा। एक तो जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है ये तो है ही, और मैं थोड़ा सा पीछे अगर जाऊंगा अपनी बुक में, आप लोग देख लीजिएगा, लगभग 4-5 पेज हम लोग पीछे की तरफ जब बढ़ेंगे तो मेरे हाथ में जो किताब है ML अग्रवाल की, इसमें पेज नंबर 216 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बोल्ड लेटर्स है ना, गाढ़े उसमें से एक प्रकार से एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम लोग एक प्रकार से थ्योरम भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हो इसको एक्सपेंशन रूल ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को मैंने आपसे बताया था ना, R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं या C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं। तो वहाँ पर जो मैंने तरीका बताया था, दरअसल वो अपने आप में एक थ्योरम है। उसको आप लोग एक काम कर सकते हो, यही जो हमारी प्रॉपर्टीज चल रही हैं, तो जो प्रॉपर्टी नंबर 9 में हम लोग आ गए, तो 9 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट को लिखूँगा। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 9 में आपकी बुक में दिया हुआ है उसको आप 9 का सेकेंड पार्ट समझ लो, और जो 9 का फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर आप लोग इस स्टेटमेंट को डाल दो। क्या स्टेटमेंट है, पहले मैं एक बार बुक से पढ़े दे रहा हूँ। लिखा है द सम of the products of the elements of any row or column of a determinant with their corresponding cofactors is equal to the value of the determinant। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हालांकि इसकी कोई बहुत ज़रूरत क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी, एक आध क्वेश्चन में इसकी नीड आपको मिल पड़ सकती है वहाँ पर।
लेकिन इसके स्टेटमेंट को अगर आप समझोगे तो आपको अंदर से भी अच्छा लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। आइए तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कहेंगे और मैं यहाँ पर लिखे भी दे रहा हूँ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, मैं लिखे भी दे रहा हूँ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, और वहीं पर ब्रैकेट में कर दोगे और कॉलम, यानी कि जो बात हम लोग रो के लिए पढ़ रहे हैं वही बात हम लोग कॉलम के लिए भी पढ़ सकते हैं। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर ओन कोफैक्टर्स, with their own cofactors is equal to the value of the determinant the sum of the products of the elements of any row with their own cofactors is equal to the value of the determinant। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इसका मतलब मैं और समझने का प्रयास करता हूँ। हाँ ज़रा देखिएगा, सपोज कीजिए एक यहाँ पर मैंने आपको डिटर्मिनेंट दिया, वो डिटर्मिनेंट है यहाँ पर चलो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है आपका डिटर्मिनेंट। आइए कोई भी एक रो के एलिमेंट ले लो। चलिए काम करता हूँ, मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट ले रहा हूँ। ये आप लोग नोट कर लिया होगा, थोड़ी सी यहाँ पर जगह खाली कर रहा हूँ तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ, हम एक काम करेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट लेंगे और इसी रो के कोफैक्टर्स लेंगे और फिर उनका आपस में प्रोडक्ट करते हुए ऐड करेंगे। समझना, फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया, जैसे आपने कहा A11, और इसी एलिमेंट का कोफैक्टर को हमने चलिए कैपिटल A से डिनोट कर दिया, और इधर आप लोग A की जगह पर चाहो तो डेल्टा शब्द का यूज कर लो, प्लस फिर आपने सेकेंड एलिमेंट लिया A12 और फिर आप लोग इसी एलिमेंट का कोफैक्टर ले लो। ऐसे कैपिटल लेटर से जो आप लिख रहे हैं तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कोफैक्टर को। फिर आपने नेक्स्ट एलिमेंट लिया A13 और आपने इसका कोफैक्टर लिया A13 और ये वैल्यू यहाँ पर आ गई डिटर्मिनेंट की। अब यहीं पर थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाओ तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो स्टार्ट में। कैसे? हम लोग जब R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते थे तो ऐसे लिखते थे, फर्स्ट एलिमेंट इसका कोफैक्टर का मतलब इसकी रो और कॉलम हटाया और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करते थे ना। हाँ, तो जब मैं R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करता था तो क्या लेते थे, फर्स्ट रो मतलब ये एलिमेंट लेते थे, फिर दिस इंटू दिस, फिर माइनस करके ये लेते थे ना। अब आपको यहाँ पर माइनस नहीं दिख रहा है। दरअसल जब आप A12 की बात करोगे, A12 में देखिए 1 और 2 का समेशन कैसा है, ऑड है। तो जब हम लोग कोफैक्टर की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग माइनर और कोफैक्टर में जो डिफरेंस होता है वो बस केवल प्लस माइनस का ही हो जाता है। जैसे आप लोग ये एलिमेंट लेते हो, फिर इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट करते हो और इतना हिस्सा ऐसे लिख देते हो, उसको हम लोग बोलते हैं माइनर। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग माइनर ना लिख करके आज कोफैक्टर शब्द का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, 2। तो -1 की पावर में आप i प्लस जे करते थे, मैंने फर्स्ट वीडियो में सब बताया है, उसको एक बार फिर ध्यान से देख लीजिएगा। तो -1 की पावर में आप i प्लस जे करते हो, यानी कि वहाँ पर 1 + 1 करोगे तो -1 की पावर 2, कहने का मतलब -1 की पावर में इवन नंबर है, इसलिए वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पर आओ,
जब आप लोग सेकेंड एलिमेंट लेते थे तो पहले आप माइनस साइन लगाते थे और फिर करते क्या थे, इसकी रो और इसके कॉलम को हटाने के बाद ये जो पार्ट लिखते थे उसको हम लोग माइनर बोलते हैं, यानी कि वहाँ पर माइनर लेते थे। लेकिन यहाँ पर आज आप माइनर ना ले करके को फैक्टर शब्द का यूज कर रहे हो, और जब को फैक्टर शब्द का यूज करोगे तो दोस्तों 1 + 2 का मतलब क्या हो गया 3, यानी कि यहाँ पर -1 की पावर 3 आएगी और -1 की पावर ऑड होने की वजह से वो आपको माइनस साइन देगा, बस वही माइनस साइन यहाँ पर आ जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कहने का मतलब जो हम लोगों ने एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट में R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना सीखा था वो बात, या फिर यहाँ पर इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये बात, ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, किसी भी रो के एलिमेंट में अगर हम उसी रो के को फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगी। ये एक थ्योरम है, ये एक स्टेटमेंट था, लेकिन इसको मैंने आपको आज प्रॉपर्टी नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट के रूप में बताया है। आइए अब मैं बात करूँगा 9 का सेकेंड पार्ट। तो 9 का सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसी से रिलेटेड है और ये आप लोगों के यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 9 के रूप में लिखा हुआ है। आइए एक बार बुक से भी मैं पढ़ देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 9। हाँ, क्या लिखते हैं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द को फैक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज 0। क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब इस बार देखिए पिछली बार हमने क्या किया था, R1 के एलिमेंट लिए थे, R1 के ही को फैक्टर लिए थे, और कॉरस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट एलिमेंट में उसी के को फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या था, सेकेंड एलिमेंट में उसी के को फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या था, और फिर उनको आपस में ऐड किया था। अच्छा, अब इस बार क्या कह रहे हैं, एलिमेंट आपको जिस रो के लोगे को फैक्टर्स उसके नहीं लो, को फैक्टर्स आपको लेने हैं किसी दूसरी रो के। आइए जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, सपोज कीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर यहाँ पर है A31, A32, A33। ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी नंबर 9 के सेकेंड पार्ट में एक काम कर रहा हूँ। एलिमेंट हम लोग यहाँ पर लेंगे फर्स्ट रो के, ऑन टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ R1। लिख लोगे ना आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन तो रही हो है ना, वीडियो चल रही है। ऑन टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ R1, चलो R1 ऐसे लिख दिया, एंड द को फैक्टर्स ऑफ R2। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑन टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ R1 एंड द को फैक्टर्स ऑफ R2। देखिएगा, एलिमेंट हमने R1 से लिया यानी कि A11, और को फैक्टर हमने इसका लिया, इस एलिमेंट का को फैक्टर कैपिटल लेटर में A21, ये को फैक्टर हो गया। फिर आइए एलिमेंट हमने इसका लिया यानी कि A12, और को फैक्टर इसका लोगे दैट मीन्स A22। एलिमेंट फर्स्ट रो से ले रहे हैं A13, और को फैक्टर आप लोग सेकेंड रो से ले रहे हो, इसका मतलब हो जाएगा A23। पिछली बार आप जिस एलिमेंट से जिस रो से एलिमेंट लेते थे उसी रो से को फैक्टर भी ले रहे थे। इस बार आप लोगों ने एलिमेंट अलग रो से लिए हैं और को फैक्टर अलग रो से लिए हुए हैं। तो इस बार का द्वारा जब इनका प्रोडक्ट करके आप इन्हें आपस में ऐड करोगे तो कुछ भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बड़ी विशेष बात है, 0 ही आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब वहाँ पर 9 के फर्स्ट पार्ट में क्या था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल रहता था। इस बार क्या है, इस बार डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल भी नहीं रहेगा या कुछ भी आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक खास नंबर हर बार 0 ही आपको मिलेगा। तो 0 आना यहाँ पर एक खास बात हो गई। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9 कंप्लीट हुई। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए अब हम बात करेंगे इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। क्या लिखते हैं, इफ़ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्या लिखा हुआ है? इफ ए एंड बी आर स्क्वायर matrices of same order, then तो ये लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यानी कैसे लिख दो? ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। आइए इस बात का थोड़ा सा मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं। सुनिए, सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट नहीं, मैट्रिक्स, ठीक है ना। और एक दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है बी, सपोज कीजिए पी क्यू आर एस। अब पहले तो एक काम ये करना पड़ेगा, इन दोनों मैट्रिसेज का आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे। कैसे? जब तक आप लोग ना रो का कॉलम से करते हैं, यानी कि पहला टर्म यहाँ पर बनेगा करके ए पी प्लस बी आर, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करते हो ए क्यू प्लस बी एस। अब सेकेंड रो में आ जाओ सी पी प्लस डी आर, फिर ये आएगा सी क्यू प्लस डी एस। ये ए है, ये बी है, ये ए इंटू बी है। अब कहा क्या जा रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, कहने का मतलब जो मैट्रिक्स ए बी आया है इसका डिटर्मिनेंट निकालो। ए पी प्लस बी आर, ए क्यू प्लस बी एस, सी पी प्लस डी आर और सी क्यू प्लस डी एस। ये मैट्रिक्स था, इसको तो डिटर्मिनेंट में लिख दिया है ना। आप लोग यहाँ पर ए बी का डिटर्मिनेंट निकालो और राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए बी सी डी इंटू, फिर यहाँ पर आ जाओ पी क्यू आर एस। कहने का मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, या 3/3 का ऑर्डर अगर होता तो वही जो R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं वैसे ही एक्सपेंड करते और हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते। इधर आ जाओ, दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल करके उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करो। आप देखोगे दोनों तरफ से जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 10। तो दोस्तों हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर के प्रॉपर्टी नंबर 10 तक ये 10 प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर पढ़ी हैं, इन्हें आप लोग 2, 3, 4 बार अच्छी तरीके से पढ़ें, इनको समझने का प्रयास करें और आगे आप लोग जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं इनकी आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स भी करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस आपके लिए उसमें हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला लेक्चर मैं आपका यहीं से कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में। थैंक यू।